सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। अच्छा, इस टाइम क्या है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, है ना। तो तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो आप दूसरे टेस्ट वगैरह लगाते हैं ना, जैसे विज़न वगैरह के या फिर जो भी है वाजीराम या ओनली आईएएस जो भी है बड़े टेस्ट जो आप लगाते हैं, उनमें मसला एक ये है कि क्वेश्चन की क्वालिटी और एक्चुअल पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस जो रहता ही है ना। और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आसान है, लेकिन उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसे रिफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लेंदी दिए होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो एक्चुअल पेपर हुए हैं, जैसे कि हाल ही में बीपीएससी का भी हुआ था, तो वो मैंने पेपर सॉल्व किया था एक, तो वही मैं यहाँ पर आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूँ आज। बीपीएससी पेपर से क्या फ़ायदा मिलेगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। बीपीएससी पेपर से एज सच बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहली बात तो पेपर कैंसिल हो चुका है। दूसरी बात, ये एक तरीके का मॉक टेस्ट की तरह रहेगा, लेकिन हम लोग इसको मैंने किया इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली संस्था का पेपर है, आयोग का पेपर है ना। तो भले पेपर कैंसिल हो चुका है, पर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारा रिवीजन करवा सकते हैं मॉक टेस्ट के रूप में। एक अच्छा पेपर है, इस वजह से मैंने इसको किया है। तो इसमें जो रेलेवेंट क्वेश्चन है हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। और वैसे तो मैंने लगभग सारे सॉल्व किए हैं इसमें किसी तरीके से। लगभग 90 या 100 के करीब मुझे आते थे, और बाकी मैंने गूगल किए हैं। ओवरऑल एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है। तो एज सच इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग बैठे 3 घंटे के लिए पेपर दें और 6 घंटे उसको सॉल्व करें। हाँ, तो इस वजह से इस पेपर को हम लोग जल्दी जल्दी बस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, और हमने वो टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एक तरीके का बस रिवीजन पोर्शन है ये। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि मुग़ल काल में सर थॉमस रो किसके समय पर भारत आए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर बहुत समय लग जाएगा। तो आप देखिए, मैंने आंसर मार्क करके रखे हुए हैं। जहाँ मुझे एडिशनल जानकारी लगेगी बताने लायक, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वैसे ये जहांगीर के समय पर थॉमस रो आया था 1615 में, ठीक है। एक और सज्जन आए हुए थे, उनका नाम था हॉकिंस करके। तो वो 1611 के समय में आए हुए थे। उस समय भी जहांगीर थे। हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कौन सा किस में, थोड़ा सा इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसका टाइम पीरियड क्या है। जैसे कि अकबर का जो है वो 1605 तक है। उसके बाद जो है जहांगीर का टाइम पीरियड शुरू होता है 32 तक, आई गेस। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगला दूसरा क्वेश्चन, आईने अकबरी वाज रिटन बाई। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। और हम लोग बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर की। अब्दुल कादिर जो थे एक पर्शियन पोइट थे और औरंगजेब के समय समकालीन थे, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कमेंट सेक्शन में क्या है। कमेंट सेक्शन में ये है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हम लोगों ने क्या किया है कि चूँकि इसमें आईने अकबरी की बात करी हुई है, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड की हुई है मैंने इसमें, वो शायद कहीं आपको काम आ जाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल थे। अब एक क्या होता है कि 4-5 गुरु हैं, उनका जो एक सीक्वेंस है, जो आपकी थोड़ा अगर आइडिया रहेगा तो आप कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी पहले थे, उसके बाद बाबा फरीद आए। बाबा फरीद जो थे उसके बाद जो है निज़ामुद्दीन औलिया आए। निज़ामुद्दीन औलिया के बाद खुसरो और चिराग दहलवी आए। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि काकी के जो शिष्य थे वो बाबा फरीद थे। बाबा फरीद के जो शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया थे। निज़ामुद्दीन औलिया के 2 शिष्य थे, एक खुसरो थे और एक थे चिराग दहलवी। चिराग दहलवी का जो दूसरा नाम है वो रोशने चिराग है। कोई पूछेगा नहीं कभी, बस थोड़ा देख लेंगे तो सही रहेगा। उर्स एक वर्ड होता है। उर्स का मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफ़ी संत, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज़ के नाम से जाना जाता है। ये चिश्ती ऑर्डर के हैं। और चिश्ती ऑर्डर के और कौन कौन संत हुए हैं, तो निज़ामुद्दीन औलिया और खुसरो, ये दोनों भी चिश्ती ऑर्डर से जुड़े हुए हैं। ये दिल्ली आए थे सुल्तान इल्तुतमिश के समय में। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली कब आए और किसके समकालीन थे, किसके समय में आए, तो इल्तुतमिश के समय पे आए हुए थे। अराइव्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात दिल्ली कब आए और दूसरी बात इंडिया कब आए। तो जब इंडिया आए थे तो मोहम्मद गौरी के समय में आए थे, है ना। लेकिन दिल्ली आए थे तो इल्तुतमिश के समय पे आए थे। दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि जो मोहम्मद गौरी है ना, उसको जाना जाता है कि इस्लामिक
स्टेट जो है, इस्लामिक जो रूल है इंडिया में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद गौरी को। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, पहला सल्तनत काल का राजा कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। वो मोहम्मद गौरी नहीं था, है ना। अब सुल्तान इल्तुतमिश कैसे था आप पूछेंगे। सुल्तान तो बोलेंगे आपकी मोहम्मद क्या कहते हैं, ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक इसलिए सुल्तान नहीं था क्योंकि वो कभी दिल्ली नहीं आया और उसने कभी भी सुल्तान का जो पद था उससे ग्रहण नहीं किया, वो हमेशा लाहौर में रहा। तो इसलिए अगर हमसे कभी कोई पूछेगा कि दिल्ली का सुल्तान कौन बना सबसे पहला, तो हम उसका जवाब इल्तुतमिश बताएंगे, क्योंकि इल्तुतमिश वो था जिसने लाहौर से राजधानी दिल्ली में ट्रांसफ़र करी थी और दिल्ली का पहला सुल्तान बना था सल्तनत काल का। अब बात करते हैं अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ जो है इनका टूम्ब है, किसका, मोइनुद्दीन चिश्ती का। उर्स हम लोगों ने समझ लिया। फिर शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी। शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी जो थे डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता था और इन्होंने ही सक्सीडेड औलिया, निजामुद्दीन औलिया को सक्सीड किया था। निजामुद्दीन औलिया के बाद में जो संत बने थे वो थे नसरुद्दीन चिराग दहलवी। कादरी ऑर्डर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेख नियामतुल्ला मखदूम मोहम्मद जिलानी। वैसे ये नाम बहुत बड़े हैं, आप सुनेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन एक बार बस वर्ड आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए कि कादरी ऑर्डर क्या था, चिश्ती ऑर्डर क्या था, है ना, सोहरावर्दी ऑर्डर क्या था। तो ऐसे एक एक का एक एक संत आपको पता होना चाहिए। तो कादरी ऑर्डर का जो संत हैं वो कौन है, शेख नियामतुल्ला मखदूम मोहम्मद जिलानी। अहमद सरहिंदी, एन इंडियन सूफी स्कॉलर ऑफ द नक्शबंदी ऑर्डर, वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर। तो आपसे पूछेगा कि जो अहमद सरहिंदी थे वो किसके समकालीन थे, तो अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी ऑर्डर से रिलेटेड हैं एंड ही वाज डिस्क्राइब्ड एज मुजादिद, मतलब रिवाइवर ऑफ रिवाइवर के रूप में जो है उनको जाना जाता था। और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दीन इलाही जो अकबर ने धर्म चलाया था उसका इन्होंने विरोध किया। सरहिंदी श्राइन नोन एज रोज़ा शरीफ इज़ लोकेटेड इन सरहिंद, पंजाब, इंडिया। तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है सूफ़ी संतों से रिलेटेड। एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के बाद मुझे समझ में आ गया कि अगर आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस पेपर को कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो कहाँ पर सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट हुई, तो मद्रास में सबसे पहली बार इम्प्लीमेंटेशन किया गया इसका। अपराइजिंग्स ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वार। देखो जो 1857 की जो अपराइजिंग है ना, जो विद्रोह हुआ 1857 को, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में डिस्क्राइब किया है। तो जो वी.डी. सावरकर थे उन्होंने इसको कहा था कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें कहा है पहली महिला आईएनसी प्रेसिडेंट। तो पहली महिला प्रेसिडेंट जो थी आईएनसी की वो थी एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला जो प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत। अब देखो एक और चीज़ है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, एक चीज़ सुनी होगी आपने अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो B.R. अम्बेडकर जी ने शुरू की हुई थी। तो जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो थोड़े मिलते जुलते हों, ठीक है ना, आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपका मन चाहे। वैसे इसका आंसर बाबा साहब अम्बेडकर है। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सन 1939 में। और ये क्यों की थी कि जब त्रिपुरी वाला सेशन हुआ था उसके बाद इन्होंने क्या किया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने करी। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि एंटी कंप्रोमाइजिंग कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी। तो वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा दोनों ने मिल करके की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, लियाकत अली खान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 AD। तो संथाल रिबेलियन के जो लीडर्स थे वो सीधू और कानू हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपसे रिवोल्ट्स के बारे में पूछता है, विद्रोह के बारे में पूछता है और उनके लीडर्स के बारे में पूछता है। तो इसके जो लीडर थे संथाल रिबेलियन के, सीधू और कानू थे। और एक लारका रिबेलियन हुआ था 1832 में, उसके बुद्धू भगत थे उसके लीडर। और फिर मदारी पासी सहदेव, ये एका मूवमेंट 1921 में हुआ था, उसके लीडर मदारी पासी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। तो ये तो ईजी है, राजेंद्र प्रसाद जी।
गलत, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, राजकुमार शुक्ला थे इसका आंसर, राजकुमार शुक्ला होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इसमें गलत मार्क किया हुआ है, राजकुमार शुक्ला इसका सही आंसर है। हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट बोध गया, तो बोध गया में एनलाइटनमेंट किसको मिला? गौतम बुद्धा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हु एस्टैब्लिश ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना, पटना में अनुशीलन समिति की ब्रांच किसने शुरू करी? तो सचिन नाथ सान्याल ने ब्रांच शुरू करी। हु हैड फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बिहार स्पेसिफिक है, अगर आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 15 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इन गुजरात, गुजरात में कौन सी हड़प्पन साइट है? तो लोथल है ना, तो ये तो आसान हो गया। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी जानकारी दी हुई है, लोराई वैली इन नदन बलूचिस्तान। ठीक है, तो वो जो इसमें कमेंट सेक्शन लिखा हुआ है ना, उसमें काफ़ी जानकारी है, पर मैं बता नहीं सकता अभी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो विजयालय था चोला डायनेस्टी का फाउंडर। इसमें कुछ आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि चोला डायनेस्टी में राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने प्रिसाइड करी थी? तो महाकश्यप जी ने प्रिसाइड करी थी। तो मैंने बगल में चारों लिख दी हैं। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में हुई थी, सप्तर्णी केव्स है वहाँ पर, अजातशत्रु ने करवाई थी और इसको प्रिसाइड किया था महाकश्यप सत्य ने, है ना। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है 3 प्रकार के सूत्र बने थे, आनंद और विनय ने इन्हें कंपाइल किया था। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वैशाली में हुई थी, काल अशोक ने करवाई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने करवाई थी, मोगलीपुत्र। तिशु वाज द प्रेसिडेंट। और चौथी जो थी वो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, उसको कनिष्क ने करवाया था और इसको प्रिसाइड किया था वसुमित्र ने, और उसके जो असिस्टेंट थे अश्वघोष थे उसके असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु रोड द बुक किरातार्जुनी, तो ये तो आसान है, भारवी ने इसकी रचना करी है, भारवी ने। और इस बुक में ना बात बताई गई अर्जुन के पेनेंस के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, किरातार्जुनी। और ये जो भारवी थे वो किसके समकालीन थे? दुर्वनीता ऑफ द वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी एंड द किंग सिम विष्णु ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस याद रखना है कि भारवी जो थे वो गंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। कुतुब मीनार, जिसके ऊपर इस टाइम बहुत ही फर्स्ट चल रहा है, तो जान लेते हैं हम लोग। कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें ना कई सारे राजाओं ने कंट्रीब्यूट किया है, तो जैसे कि ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद एक अंग्रेज़ ने भी जो है इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि समय जब बीता तो ये टूट भी गया था, तो उसके बाद फिर से जो है इसको रिपेयर कराया गया। लेकिन आप छोटी सी चीज़ समझ के रखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था ना, उसने एक नई इसमें मंजिल ऐड करी थी, ये याद रखना। ठीक है, उलूग का जो नाम था वो बलबन का उलूग का नाम था। वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो ये आसान हो गया, हरिहर बुक्का जो थे विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे। ठीक है, ठीक है, हरिहर बुक्का ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा प्लेन एज डिस्क्राइब्ड एज, तो गंगा प्लेन को पेने प्लेन के नाम से जाना जाता है। नहीं यार, गंगा प्लेन को पेने प्लेन के नाम से नहीं जाना जाता है, उसको जियोसिंक्लाइन प्लेन के नाम से जाना जाता है, गेस। हाँ ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। तो गंगा प्लेन जो है जियोसिंक्लाइन प्लेन के नाम से जाना जाता है इसको। पेने प्लेन मीन्स अ मोर और लेस लेवल एंड सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो पेने प्लेन किसको कहते हैं? पेने प्लेन का मतलब होता है एक ऐसी सरफेस जो कि समतल हो गई हो, किस वजह से? इरोज़न की वजह से। इरोज़न मतलब कि भूमि का क्षरण। ठीक है, पेडी प्लेन इज़ एन एक्सटेंसिव प्लेन फॉर्म्ड इन डेजर्ट बाय द कोलेसेंस ऑफ द नेबरिंग प्लेन। कुल मिला के ये याद रखिए कि जो पेने प्लेन है, तो पेने प्लेन कैसे बनता है? वो समतल होता है, इरोजन की वजह से बनता है। गंगा प्लेन क्या है? जियोसिंक्लाइन प्लेन है। और पेडी प्लेन क्या है? पेडी प्लेन को आप डेजर्ट से जोड़ के याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा और हम लोग सोचेंगे कि कैसे करें। तो इसमें इसको करना ऐसे है कि कुछ ऐसे लेक हैं, उनके कम से कम 3-4 एग्जाम्पल आप याद रखिए कि फ्रेश वाटर हैं कि फिर साल्टी वाटर हैं। ठीक है, साल्टी वाटर बहुत सारे हैं, तो तुम फ्रेश वाटर वाले याद रखो। तो फ्रेश वाटर के एग्जांपल क्या क्या हैं? जो वूलर लेक है ना, वो फ्रेश वाटर लेक है, और लोकटक लेक है, वो भी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये जो क्वेश्चन है गड़बड़ क्वेश्चन, इसका आंसर एक नहीं हो सकता। तो इसका मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका आंसर सी होना चाहिए, यानी आई गेस ई होना चाहिए इसका आंसर। 22 का ई होना चाहिए, क्योंकि दोनों सही हैं इसके।
क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। तो जो सैटर्न है, शनि जो है वो उसकी लीस्ट डेंसिटी है, ठीक है। इसमें एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, ASRB के पेपर में भी पूछा गया था कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि जो प्लैनेट सूर्य के सबसे पास में है वो हॉटेस्ट है, ठीक है। तो सूर्य सबसे पास में कौन सा है? बुध है, लेकिन इसका आंसर बुध नहीं, इसका आंसर है शुक्र, वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ओके। आगे बढ़ते हैं। और सिमिलरली जो कोल्डेस्ट प्लैनेट है ना, तो वो आपका दिमाग लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि जो सबसे दूर में वो कोल्डेस्ट है, पर वो कोल्डेस्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट वाला कोल्डेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ द चिड़िया लोकेटेड इन द वेस्ट सिंहभूम। चिड़िया नाम की एक जगह है, उसका जो इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वहाँ पर आयरन माइन है, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट आयरन ओर माइन इज लोकेटेड इन सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, चिड़िया। आगे बढ़ते हैं। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा था, क्योंकि इसमें अगर मार्क करते हम लोग तो जो है हो सकता था हम लोग मार्क कर देते कृष्णा और गोदावरी को, लेकिन इसका आंसर था गोदावरी और महानदी, ओके। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्न विद एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली जो टॉपिक है ना लैंड फॉर्म्स वाला, ज्योग्राफी में दिया हुआ है, पूरा बड़ा सा चैप्टर है, इसको करने में बैंड बज जाती है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि अलग अलग एजेंट होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, ग्लेशियर्स, अंडर वाटर लाइक ग्राउंड वाटर, उनके द्वारा डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो इसमें 2 लैंड फॉर्म्स की चर्चा की गई, एस्कर्स और ड्रमलिन। तो पूछा गया है उनके बारे में, तो हम लोगों ने करते हैं इसको। एस्कर्स आर रिजेस ऑफ क्रूडली बेडेड ग्रेवल्स एंड सैंड्स। पहला ऑप्शन, वैसे इसका आंसर ही जान लेते हैं। मतलब इसमें आप याद रखिए, पहली चीज़ ये याद रखिए, जो सिरका एक लैंड फॉर्म होता है, तो जो सिरका लैंड फॉर्म होता है वो इरोजन से बनता है। एस्कर्स और ड्रमलिन, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जो एस्कर और ड्रमलिन है, ये दोनों जो हैं डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं। और हम लोग समझते हैं इसको, बनते कैसे हैं, ये ग्लेशियल एक्शन से बनते हैं। मोरैंस, एस्कर्स, आउटवाश प्लेन्स और ड्रमलिन्स। ग्लेशियल एक्शन से 4 प्रकार के डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बनते हैं। पहला मोरैंस, दूसरा एस्कर्स, तीसरा आउटवाश प्लेन्स और ड्रमलिन्स। आउटवाश प्लेन आसान होता है, समझ लेंगे हम लोग। मोरैंस भी लगभग आसान होता है। मोरैंस मतलब कि छोटे छोटे पत्थर टाइप के है ना, वो पत्थर कैसे बनेगा, डिपॉजिट से बनेगा। और फिर इसमें क्या है, एस्कर्स और ड्रमलिन। तो एस्कर और ड्रमलिन के बारे में इसमें कुछ जो बातें लिखी है ना, उनको मैं पढ़ देता हूँ, उनको याद रखिए आप लोग। एस्कर्स आर रिजेस ऑफ क्रूडली बेडेड ग्रेवल्स एंड सैंड्स। तो एस्कर्स क्या होता है, पहाड़ियाँ टाइप की होती हैं, बेडेड ग्रेवल्स एंड सैंड्स, जिसमें छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स होते हैं। फिर जो ड्रमलिन्स आर कंसिडर्ड मोस्टली ऑफ बॉल्डर एंड क्ले। ड्रमलिन्स जो होते हैं बड़े होते हैं, और उनकी मिट्टी जो होती है वो क्ले टाइप की मिट्टी होती है। बॉल्डर मतलब बड़ा पत्थर थोड़ा सा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ। वैसे तो देखो, जो कंबक्शन होता है ना, वो कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि इतनी हीट बन रही है यार, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो कुछ भी जल जाएगा, है ना। लेकिन तुम मान के चलो कि झारखंड का जो है इसमें एग्जांपल बुक्स में मेंशन है, तो आप भी आंसर झारखंड ही करेंगे। झरिया जो है, झरिया बहुत बड़ी कोल माइन है, तो वहाँ पर आग लग जाती है, तो आपको इसका आंसर झरिया कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज माइका डिपॉजिट। इसको याद रख लो, रोहतास में माइका डिपॉजिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड द गंगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सोन और गंगा के जहाँ पर मिलते हैं ना, तो पटना में मिलते हैं वो दोनों, ये दोनों नदियाँ पटना में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। रिवर दामोदर, कोयल एंड सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस। तो दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा, मान लो अगर भूल जाओगे तो कैसे करोगे। पहली बात ये है कि दक्कन से नहीं निकलते हैं, ठीक है। दक्कन तो बीच में इधर साइड पे है, लाइक महाराष्ट्र के बगल में। सेंट्रल आइलैंड, ठीक है, चलो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। छोटा नागपुर, इसमें हो जाएगी। मेघालय तो हो ही नहीं सकता। तो देखो, छोटा नागपुर में आपको ये याद रखना है। देखो क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। मतलब हो सकता है बहुत लोग आपको बता दें कि कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब दिमाग लगा के हो जाएगा, पर मैं तो नहीं कर पाता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हो, उन्हें याद करिए। जैसे कि ये दामोदर नदी है ना, इसका एग्जांपल है। कोयल के बारे में नहीं पता मुझे, पर सुवर्ण रेखा काफ़ी फेमस है। तो दामोदर और सुवर्ण रेखा जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसी को मार्क करता छोटा नागपुर पठार को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच आर द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। तो ये इसका आंसर है कमर लेक। लेकिन देखो, इसका आंसर इसमें कमर लेक लिखा है, लेकिन हकीकत में इसका नाम है कबरताल। तो चेक किया मैंने, पता किया, तो कबरताल और कमर लेक जो है दोनों सेम नेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्म योनी हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इसका आंसर है गया। विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर है नदन वेस्ट। ऊपर पे
वेस्ट एरिया पे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। जियोडेसी इज़ अ साइंस दैट डील्स विद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इन द सेंस क्योंकि ये टॉपिक जो है इसमें पूछा जाता है आपको विभिन्न प्रकार के लाइक हम लोग उससे पढ़ते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, ऐसे करके ये टॉपिक है तो इसमें पूछा जाता है। तो जियोडेसी किसको बोलते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ द चेंजेस अंडरगॉन बाय द क्रस्ट। अब देखो ये जो डी ऑप्शन है ना इसमें सब आ जाएगा। जो ऑप्शन बी है वो क्या बोलता है? मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन सी बोलता है मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द अर्थ। एक्चुअली क्या होता है जियोडेसी का मतलब होता है कि किस तरीके से पृथ्वी का स्वरूप बदल रहा है, उसको हम किस में पढ़ेंगे। तो सी भी हो सकता है इसका, लेकिन जो डी है ना वो बेटर आंसर है, मतलब वही है आंसर इसका। क्योंकि जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट का मतलब क्या, जो ऊपर जो चीज़ है ना उसमें तो सब कुछ आ जाएगा कि जो चीज़ समुद्र महासागर ये सब पूरा जो है क्रस्ट में आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका डी। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय, ये भी टॉपिक ठीक ठाक है, इसमें एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। इसका आंसर है वेगनर। इसमें एक इंपॉर्टेंट और बात बता देता हूँ कि जो वो आपने सुना होगा जाइंट इम्पैक्ट, एक वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? तो मून से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। सुंडा ट्रेंच लाइज पैरेलल टू द आइलैंड ऑफ जावा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सुंडा ट्रेंच है ना इंडियन ओशन और रिंग ऑफ फायर दोनों में जो है इसमें एरिया में कवर करती है। फिर एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम, ये अच्छा भी क्वेश्चन है ये वाला क्योंकि टेक्निकल टाइप का है थोड़ा सा, तो कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का। अर्थ रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद द डेड सी। अब डेड सी, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे उनको हो सके तो भाई रट लो, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा तो याद हो जाता है। याद क्या हो जाता है, मतलब इतने बार पढ़ा हूँ तो कुछ चीज़ें आ गई हैं दिमाग में, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है लेबनान। लेबनान क्यों? इसका आंसर है कि जो रेड सी है ना उधर इजराइल के पास है, जहाँ पे फिलिस्तीन है तो उधर पे साइड पे बना हुआ है वो। तो फिर जॉर्डन, इजराइल और पैलेस्तीन जो है इसको घेरे हुए हैं, लेकिन लेबनान तो बिल्कुल बाहर है, एक नया देश है उधर साइड पे, ऊपर पे है ये। ठीक है, तो आप एक बार हो सके तो भाई देख लेना कि इसको मैप में देख लेना भाई, तो याद हो जाएगा परमानेंटली। अब ये अच्छा जो क्वेश्चन है 39, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इल्मेनाइट किसका ओर है? तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ओर है उनको लिस्ट कर दिया यहाँ पर, आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। वैसे इसका आंसर है टंगस्टन। आप इस लिस्ट को पढ़िए, इसको याद रखिए। हैं जो अच्छी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं। कंपेयर द हिमालयन रिवर विद द पेनिनसुलर रिवर, आप जानते हैं इसको कर लेंगे, है ना। हिमालयन रिवर मतलब सदाबहार नदियाँ, पानी आता रहता है। पानी क्यों आता रहता है? क्योंकि ग्लेशियर से पानी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है 41, ये जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है कि याद करना कठिन हो जाता है इसको। तो मैंने देखा है कि जब ये लोग सवाल बनाते हैं ना तो एक सवाल ऐसा, एक या दो ऐसे ज़रूर रखते हैं जिसको बच्चे को याद करने में कठिनता हो, जो उसको अच्छे से याद ना हो पाए। तो इसमें पूछा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन चूज़ करता, कौन नहीं चूज़ करता। तो देखो लोकल बॉडी से मेंबर चुन के आते हैं, मैंने ऊपर लिस्ट बना के रख दी है। ये लो, अब आपको पूरा सही से दिख रहा होगा। एमएलए लोग चुनते हैं 1/3 हिस्सा, म्यूनिसपालिटी लोकल गवर्नमेंट वाले चुनते हैं 1/3 हिस्सा, 1/12 हिस्सा चुने जाते हैं टीचर्स के द्वारा, 1/12 चुना जाता है रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के द्वारा, 1/6 चुना जाता है नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अच्छा मान लो अगर तुम्हें नहीं भी पता हो तो आंसर कैसे करोगे? इसका आंसर ऐसे करोगे कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट तुम इसको चुन लोगे, है ना, तो गलत क्यों हो जाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि तो लॉबी बन जाएगा ना। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब क्या कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए बंदा बेच रहे हैं। ठीक है, तो लॉबी बन जाएगा। लॉबी का मतलब वो हो जाता है कि अपना एक प्रतिनिधित्व भेज दो और अपने मतलब के काम करवाओ उससे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। मान लो अगर नहीं भी पता है कि किससे कितना हिस्सा चुन के आता है तो तब भी आपको आंसर इसमें डी ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, तो ये मुझे कहीं नहीं दिखा तो मैंने इसको जो है चेक किया, मेरे को अच्छा लगा कि एक नया क्वेश्चन मिला मुझे इसमें। जो स्प्लिट सिस्टम होता है वो किससे रिलेटेड है? हालांकि ऑप्शंस तो बहुत अच्छे नहीं दिए हुए हैं, किया जा सकता था। तो स्प्लिट सिस्टम जो है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। कैसे? स्प्लिट सिस्टम को ऐसे समझो कि जो सेक्रेटरीट होता है ना लगभग किसी भी चीज़ का, तो उसका काम होता है पॉलिसी बनाना। ठीक है, सेक्रेटरीट में कौन बैठता है? जो लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करेंगे, जो लोग पॉलिसी बनाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा दूषित है तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरह की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, फलाना दिमाग, है ना। लेकिन उसको जब वो पॉलिसी बना देंगे तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन करता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है, लाइक सेपरेशन ऑफ वर्क है कि सेक्रेटरीट करेगा पॉलिसी और एग्जीक्यूटिव करेगा इम्प्लीमेंटेशन, इसी को कहा जाता है स्प्लिट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एग्जीक्यूटिव। ये अच्छा टॉपिक है।
इस टॉपिक को अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत में लगेगा कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि अच्छा है, ठीक है, लाइक एक दो क्वेश्चन आता है इससे। तो इसका आंसर है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरे को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, और जब मैंने पढ़े थे ना तो मैंने देखा था कि जो 300 नंबर आर्टिकल है तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट कैन सू और बी सूड। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट किसी दूसरे को सू कर सकती है, सू करने का मतलब कोर्ट कचहरी उसको करवा सकती है, केस फाइल करवा सकती है, और लोग उस गवर्नमेंट को भी सू कर सकते हैं। तो ये सब किस में होता है? आर्टिकल 300 में होता है। आर्टिकल 45 जुडिशियल प्रोसेस ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन, इसको मैंने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन फिर लिखा है ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ कन्वेंशन। तो मैं ना बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ यार कि आपको ऐसा लगेगा प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए इसका आंसर, पर देखो संविधान में आर्टिकल 21 में मेंशन किया है कि प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, सिर्फ एक जगह मेंशन किया है, वो है आर्टिकल 21। तो जो जुडिशियल प्रोसेस होता है तो वो हमेशा थोड़ी प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जांपल लॉ में इस्टेब्लिश क्या किया गया? लॉ में इस्टेब्लिश ये किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रेस्ट्रेन भी करे, जो अपनी अपनी सीमाएं न लाएंगे। लेकिन तुम सोचो कभी कभी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई सारे ऐसे एक्शंस लेता है जो कि उसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो जो रोल होता है वो एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, पर वो ले लेती है। तो प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के रूप में पूर्ण रूप से नहीं सही होना चाहिए। हालांकि मेरा मन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इसका आंसर, पर मैं श्योर नहीं हूँ, इस वजह से मैंने इसमें गोला लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, लोकायुक्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो लोकायुक्ता जो पहला लोकायुक्ता हुआ था वो महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया हुआ था, है ना। लेकिन जो पहला कानून आया था लोकायुक्ता वाला वो उड़ीसा लेकर आई थी, लेकिन वो कानून जो इनेक्ट हुआ था वो बाद में इनेक्ट हुआ था। तो इस वजह से उड़ीसा से सेकंड नंबर पे आ जाता है और महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाय एस आनंद इन लेट 1990s। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था तो मैं छोड़ देता इसको। इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है तो ये मैं नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता भाई? क्योंकि भाई इसकी जो लिस्ट है वो तो याद ही नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो मैंने इसको लिस्ट चेक किया, एक एक ऑप्शन मिलाया, तब मुझे पता चला कि जो रूरल स्पोर्ट्स है वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूल एंड फॉर्डर, ट्रेनिंग, लाइब्रेरीज, ये सब उसके अंतर्गत आता है 11th शेड्यूल में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट इन द परसुआंस इन आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा यार ये वाला कि नंबर ऑफ डिमांड्स भी होता है कुछ, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, पहली बात। लेकिन मैंने गूगल किया तो मुझे क्या मिल रहा था? मुझे मिल रहा था कि हाँ ठीक है, बजट 2011-2012 देयर आर 106 डिमांड फॉर द ग्रांट। पर इसमें ये भी नहीं मेंशन किया कि किस बजट में पूछा है। और उसके बाद मैंने जब चेक किया था तो मुझे कहीं ये पर भी ये भी नहीं दिखाई पड़ा कि इतने ही ग्रांट हो ही सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इस वजह से मैं इसको नहीं कर पाता और मैं छोड़ देता इसको। हालांकि इसीलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया। पर साइड में कमेंट देख लो आप कि बजट 2011-12 देयर आर 106 डिमांड फॉर द ग्रांट्स, पर 106 इसमें तो मैच भी नहीं कर रहा, तो मैंने इसलिए नहीं किया इसको। आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिएगा। इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों क्वेश्चन है ये? क्योंकि कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कौन से सन में कोई चीज़ हुई थी, है ना। उस कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में तो पक्का आ जाते हैं। तो इसका आंसर 1953 है। एक दो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसके बारे में पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन मुझे भरोसा है कि इसके बारे में पूछा जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन जो काउंसिल है 1961 में बनाई गई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। करने के लिए तो मैं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं 50 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। अब देखता हूँ किसी दिन टाइम मिलेगा तो भी करता हूँ इसको, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। और बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं देखिए क्या है कि मैंने यूपीपीसीएस का मेंस अभी लिखा है, और मतलब ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन समझ है थोड़ी बारी इन द सेंस कि बहुत मैंने काम किया है इसके ऊपर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप जो है ज़्यादा परेशान मत होइए बिल्कुल भी, और बहुत सारे टेस्ट मत लगाइए। सब लोग बोलेंगे आपको कि बहुत सारे टेस्ट लगाइए, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि बहुत सारे टेस्ट मत लगाइए, टाइम वेस्ट है, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं।
हो सके अगर आपको मन करे तो 2 दिन किताब पढ़िए और एक टेस्ट लगाइए, ताकि जो आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा दिमाग में उसका कचड़ा क्लियर हो जाए। बाकी बहुत सारे टेस्ट के पीछे मत पड़िए, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप नहीं माने बिल्कुल, जैसा आप चाहें वैसा ही करिए। मिलते हैं फिर बाद में किसी दिन। धन्यवाद आप सभी का।